वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हैं आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे है। और आज मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा हमारे को संविधान के बारे में और ऐसे शख्स के बारे में जिसने भारत पाकिस्तान का बंटवारे की जो लाइन थी उसको खिंचवाया था और उस पर स्टैंप लगाई थी और बाद में उसी का जैसे मर्डर हुआ उसमें भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी और उसी की ये स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा भारत का संविधान बना था उसकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी। वो बनाई गई थी 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 1946 में बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे सच्चिदानंद जी। फिर 11 दिसंबर को उसके जो है मतलब स्थायी प्रेसिडेंट बना दिए गए, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी प्रेसिडेंट बना दिया गया। जो सच्चिदानंद जी थे वो अस्थायी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद दोस्तों अगली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी 8 कमेटियां थी अलग अलग तरह की। उसी में से एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था हमारे संविधान को ड्राफ्ट करना, मतलब कि बनाना पूरी तरह से। दोस्तों हमारे संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ दस्तावेज है। जो आज तक जितनी भी चीजें जितने भी दस्तावेज लिखे गए हैं उसमें से हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा है लिखा हुआ दस्तावेज। जी हाँ, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी देशों से अलग अलग चीजें ली गई हैं, आर्टिकल्स लिए गए हैं, कानून लिए गए हैं जो भी जो अच्छे थे और उन्हें हमारे भारत की जनता के हिसाब से उनको बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो है मेन पावर्स बनाई गई हैं, जिसमें से पहली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव है जो कानूनी तौर पर पावर देती है, जिसमें संसद आती है और बाकी जैसी वो चीजें आती हैं वो है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि संसद के बनाए हुए कानूनों को जारी करना, जो भी हमारी सरकार जो है संसद में कानून बनते हैं उनको जारी करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। और जुडिशरी इसका काम है कि गलत काम ना, इसका काम यह है देखना कि जो कानून बने हैं जो भी काम हो रहे हैं वो गलत तो नहीं हो रहे हैं, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। अगर कोई कानून गलत है तो जुडिशरी उस कानून को रोक भी सकती है या हटा भी सकती है। ये जुडिशरी का काम है। तो मेन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 ये पावर्स दी गई हैं। हमारे संविधान में दोस्तों इतने अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है कि हमारे संविधान में जो है अमेंडमेंट की भी प्रावधान दिया गया। हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ बदलना चाहें या समय के साथ जैसे बदलाव होता है, परिवर्तनशील है समय जो होता है, अगर उसके साथ कुछ बदलाव करना है तो हम उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। हमारे उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेन जो है 5 चीजें लिखी गई है। प्रीहेम्बल है, उस प्रीहेम्बल में जो लिखा गया है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भारतीयों के लिए बनाया गया था। उसमें सबसे पहली ही लाइन जो लिखी हुई है वो सबसे पहली लाइन है, हम भारतीय। जी हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छी चीज है, प्रीहेम्बल है। प्रीहेम्बल में सबसे पहले लिखा गया सोवरेन। सोवरेन में है किसी भी देश द्वारा बनाए गए योजना या कानून में कोई भी दूसरा देश जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ये सोवरेन है। और दूसरा लिखा गया सोशलिस्ट, जो 1976 में इसमें जोड़ा गया था। सोशलिस्ट इसमें जैसे कि भारत सरकार के नागरिकों से जो है कर लेती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है हमसे टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे से जो है अलग अलग चीजें जो है हमारी भारत की जनता के लिए बनाती है, तो वो है सोशलिस्ट। और अगला है सेक्युलर, जो ये भी 1976 में जोड़ा गया था। इसमें सेक्युलर का मतलब है दोस्तों कि इसमें यह कहता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को जो है इज्जत रिस्पेक्ट दी जाएगी, सभी धर्मों को माना जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक धर्म नहीं है। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ लोगों के पास शक्ति है, अधिकार है अपना शासक चुनने का, राष्ट्रपति चुनने का, और प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं यहाँ पर हमारे भारत देश में। तो ये दोस्तों इस तरह से हमारा जो है इसको बनाया गया, संविधान को बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। उसके बाद जस्टिस है, यह सभी लोगों के लिए समान है दोस्तों। इसमें जो हमारा भारत का संविधान जो है ये सभी लोगों के लिए समान है, सभी को समानता का अधिकार देता है जैसे कि आप जानते हैं। और अगली चीज है इसमें लिबर्टी मिलती है दोस्तों।
हर इंसान जो कुछ कहना चाहता है, जो करना चाहता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने धर्म को मानना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, आप किसी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और अगली चीज इक्वालिटी, ये इक्वालिटी देता है हम सभी को। इसमें हर तरह का मौका जो है सभी को दिया जाता है, सबको समान माना जाएगा, कोई भी हो चाहे। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, संविधान सभी के लिए समान है, सभी के लिए एक है दोस्तों। और उसके बाद है फ्रेटर्निटी, ये भी 1976 में ही इसमें जोड़ा गया था, जिसमें भाईचारा होना चाहिए आपस में सभी में। जो जैसे कि हम सब कहते हैं कि भारत में एकता है दोस्तों, सभी को एक समान माना जाता है, सभी में भाईचारा रहना चाहिए। और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं, जो इसमें बताई गई हैं। ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो इंसान की कहानी जिसने भारत और पाकिस्तान की जो रेखा खींची थी, उस पर स्टैंप लगाया था, ठप्पा लगाया था, और उसके बाद वो भारत के आखिरी जो गुलाम भारत था उसके आखिरी ये थे गवर्नर जनरल, और आज़ाद भारत के आखिरी वॉयसरॉय थे। तो उनकी कहानी मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। एक ऐसा शख्स जो कि गुलाम भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था और आज़ाद भारत के आखिरी वॉयसरॉय थे, इनको बाद में वॉयसरॉय बना गया। इन सभी का नाम दोस्तों ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की ये कहानी है दोस्तों। इनको एम्परर ऑफ सी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश के नेवी के चीफ थे और उन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो जापान को जापान की सेना को पीछे खदेड़ दिया था युद्ध में, और जिसकी वजह से इनको ये नाम मिला था। इनका बहुत बड़ा हाथ था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हराने में। और ये शाही परिवार से इनका रिश्ता था, जी हाँ, जो क्वीन है उनसे भी इनका रिश्ता था। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आगे चलकर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ इनके मर्डर से जुड़ी हुई है। और जब ये भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के लगभग 32 साल बाद इनकी मृत्यु हुई, इनका कत्ल हुआ, सॉरी, इनका जो कत्ल हुआ जब उनकी उम्र थी 79 ईयर्स। जी हाँ, जो इनका फ्यूनरल था, इनके फ्यूनरल को कलर टीवी पर सबसे पहला ऐसा कोई फ्यूनरल था जिसको कलर टीवी पर सबसे पहले प्रसारित किया गया था। जी हाँ, जब इनका फ्यूनरल हुआ था और उसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था, पहली बार कलर टीवी पर प्रसारित होने वाला फ्यूनरल था। और माउंटबेटन की जो वाइफ थी जिनका नाम था एडविना, माउंटबेटन, एडविना, जवाहरलाल नेहरू जी और मोहम्मद जिन्ना, ये सभी जो हैं एक साथ पढ़ा करते थे, कॉलेज में लॉ कर रहे थे। तो वहीं से इनकी पुराने टाइम से एक साथ दोस्ती थी। हालांकि बाद में एडविना की जो शादी है वो माउंटबेटन से होती है। उसके बाद ब्रिटेन की क्वीन थी, ब्रिटेन की क्वीन के साथ भी माउंटबेटन के जो है रिश्तेदारी थी। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थी। अब वह चाहती थी कि माउंटबेटन जो है वो हमेशा ब्रिटेन से बाहर ही रहें, वो नहीं चाहती थी, इसीलिए उनको जो है नेवी चीफ बनाया गया। नेवी चीफ के बाद उनको जो है यहाँ का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। गवर्नर जनरल बनाने के बाद जब वो वापस गए तब उनकी एज मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पर वो इतने अच्छे शख्सियत के व्यक्ति थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में ही इंडिया आज़ाद हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों। और ब्रिटिशर्स ये भी मानते हैं कि मतलब एक इनके ये भी कहा जाता है कि ये ठीक से संभाल नहीं पाए इंडिया को, इनकी रणनीतियों को समझ नहीं पाए, इस वजह से इनके टाइम पर जो है इंडिया आज़ाद हो गया इतनी आसानी से। तो माउंटबेटन के ऊपर ये भी जाना जा मतलब ये ब्रिटेन के जो लोग हैं ब्रिटिशर्स वो लगाते हैं। अब जो उन्हें वो थी संभाल नहीं पाए, अब वॉयसरॉय बनाकर इनको भेजा गया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन को बाद में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, फिर वॉयसरॉय बने। वॉयसरॉय बनने के बाद जो है इन्होंने भारत पाकिस्तान की लकीर खींची, वही इंसान है, और जो मोहर लगाई थी इन्होंने। अब लॉर्ड माउंटबेटन शाही परिवार से आखिर कैसे ताल्लुकात रखते हैं, मतलब कैसे इनका रिश्ता है उससे दोस्तों। एक जगह थी बाटनबर्ग। बाटनबर्ग जर्मनी और इंग्लैंड से दोनों से नाता था। अब मैं बताता हूँ कैसे। बाटनबर्ग फैमिली की जो शुरुआत थी वो जूलिया नाम की लड़की से हुई थी। जूलिया नाम की लड़की जो है जर्मनी की एक रानी थी, उनकी बहुत सेवा किया करती थी। अब जब वो 24 घंटे उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, तो रानी के भाई से उनको प्यार हो जाता है और रानी के भाई को भी जूलिया से प्यार हो जाता है। दोनों शादी करते हैं, लेकिन शाही परिवार इसके खिलाफ होता है, क्योंकि जूलिया जो थी वो शाही परिवार से नहीं थी। तब
शाही परिवार इसका जो नहीं मानते हैं, लेकिन शादी कर लेते हैं दोनों। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो राजा का भाई था, यानी कि जूलिया का जो जेठ था, वो क्या करता है, वो कहता है कि मतलब आगे चलकर जो है, क्योंकि उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि इनके बच्चों को राज परिवार में कोई भी जगह नहीं मिलेगी, ये शर्त रख दी थी। तो जो उसका बड़ा भाई था राजा का, उसने कहा कि इसको, जो जूलिया है, जूलिया को एक पहले वो बनाना पड़ेगा, किसी राज परिवार का हिस्सा। तो वो बाटनबर्ग का ही उनको एक पद दे देते हैं, बाटनबर्ग का, जिसमें उसको कुछ बना दिया, मतलब एक पद दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ती हैं। फिर धीरे धीरे करके जो है उनको, हाँ, काउंटेस बना दिया जाता है बाटेनबर्ग का। काउंटेस बनाने के बाद फिर उनके जूलिया और उनके जो हस्बैंड थे, उनके 5 बच्चे पैदा होते हैं। 5 बच्चों में से एक बेटा होता है प्रिंस लुइस। प्रिंस लुइस की शादी होती है प्रिंस विक्टोरिया से। प्रिंस विक्टोरिया जो थी वो क्वीन एलिजाबेथ की पड़पोती थी। तो यहाँ से इनका जो है जर्मनी से और इंग्लैंड का, दोनों का जो है रिलेशन शुरू होता है, राज परिवारों का दोनों का आपस में। अब क्वीन विक्टोरिया की पड़पोती थी, अब इनका ही जो बेटा होता है प्रिंस लुइस और विक्टोरिया का, वही थे माउंटबेटन। जी हाँ, मतलब कि जो पिता थे वो इसके थे, जर्मनी के राजा, और रानी थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। उसके बाद में सब चीज़ें होती हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जो वहाँ के महाराजा थे उस समय के, जॉर्ज 6 की कोई बेटा नहीं था। अब जॉर्ज 6 का कोई बेटा नहीं था, तो उसके मतलब उनके मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा, ये भी बात थी। तो वहाँ पर जो है क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ उनकी बेटी थी लुइस की, जॉर्ज 6 की मृत्यु के बाद उनको ही बनाया जाता है 1953 में इंग्लैंड की महारानी बना दिया जाता है। उसके बाद रॉयल फैमिली के साथ माउंटबेटन का रिश्ता जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनको नेवी का चीफ बनाकर आगे भेजा जाता है, फिर गवर्नर जनरल वॉइसरॉय बनाया जाता है। आज़ादी के बाद 1979 में, जब भारत आज़ाद हो गया था, वो वापस चले गए थे। फिर 1979 में की तारीख आती है, और माउंटबेटन हमेशा से ही आयरलैंड पर एक जगह थी, वहाँ पर जाकर उनका एक महल था छोटा सा, वहाँ पर जाकर गर्मियों में हमेशा अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताया करते थे। तो वहाँ पर जाकर वो छुट्टी बिताते हैं और अपनी फैमिली के साथ जो है मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए जाते हैं एक बोट से सुहाना मौसम था, अच्छे से फिशिंग करते हैं। अगले दिन मतलब शाम को घर आते हैं। घर आकर वो अपनी बोट खड़ी कर कर सोने चले जाते हैं। रात को 2 बजे 2 व्यक्ति आते हैं और एक पैकेट जो है बोट की इंजन के नीचे रखकर और चले जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगले दिन वो सारे निकलते हैं। माउंटबेटन और 6 लोग थे, और एक साथ में पॉल नाम का 15 साल का लड़का भी था उनके साथ, जो गाइड की तरह गया था। तो वो व्यक्ति इसमें जाते हैं बोट में, सारे लोग तैयार, वहां पर पहले से पता होता है कि माउंटबेटन आने वाले हैं, तो सारी तैयारी होती है। इतनी बड़ी शख्सियत थे, और राज परिवार से भी उनका नाता था, और वॉइसरॉय रहे थे, गवर्नर जनरल रहे थे, तो उनके लिए पहले से भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो वहाँ पर जाकर वो बोट में बैठते हैं, सारी तैयारियाँ होती हैं, और 11 मिनट तक बोट आगे चलती है पानी में। 11 मिनट बाद बोट में धमाका होता है बहुत ज़ोर का, जो बोट के चीथड़े उड़ जाते हैं। जो लोग होते हैं बोट के अंदर भी, उसमें से 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें उनकी नाती थी, और वो 15 साल का जो गाइड था वो, और तीसरे शख्स थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी मृत्यु हो जाती है उस हादसे में। फिर इसके ऊपर मतलब इसकी जांच होती है, सारी चीज़ें होती हैं। जब पता चलता है कि इसके रात को 2 जने आए थे, कोई 2 शख्स, और उन्होंने इसके बोट के इंजन के नीचे कुछ रखा था, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। बाद में इसके ऊपर जो है आयरिश रिपब्लिक आर्मी बोलती है कि ये हमने किया है, और बाद में 2 धमाके और होते हैं, उसका भी वो कहते हैं कि ये हमने किए हैं। अब आयरिश रिपब्लिक ऐसा क्यों करती है? क्योंकि आयरलैंड जो था, आयरलैंड पर भी एक समय पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। अब ब्रिटेन का जो कब्जा था, तो आयरलैंड का भी ये था कि इससे आज़ाद होकर, और हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत सारे चीज़ें की, उन्होंने भी हड़ताल की, मतलब काफ़ी सारे आंदोलन किए, और काफ़ी सारी, तो उसी में से एक संगठन बना हुआ था आयरिश रिपब्लिक आर्मी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है जंग छेड़ी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी शाही परिवार के लोग होंगे इंग्लैंड के, या उनसे जुड़े लोग होंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों शुरू में बताया कि ये रॉयल फैमिली से जुड़े हुए थे, इसी वजह से, क्योंकि वो जानते थे कि माउंटबेटन भी रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से उन्होंने ये किया था। और बाद में इन दो लोगों को पकड़ा गया इस चीज़ के लिए। उन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से पहले था थॉमस नाम का बंदा। थॉमस को 19 साल की कैद की सज़ा मिली, और अगला था फ्रांसिस, दूसरा बंदा। फ्रांसिस को सबूतों के जो थे उसके खिलाफ इतने ज़्यादा मिले नहीं, कुछ मिला नहीं इतना खास, तो फ्रांसिस को छोड़ दिया गया। लेकिन फ्रांसिस के छोड़ने के बाद 13 साल बाद उसकी ट्रैक्टर से टक्कर से मौत हो गई। जी हाँ। और ये वो कहानी थी दोस्तों जो लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर बनाई, जो सच्ची कहानी है, जो उनके कत्ल की कहानी है, और वो शख्स जिन्होंने भारत पाकिस्तान की जो रेखा थी, जो लाइन थी, उसको खींचा था और उस पर ठप्पा लगाया था। और साथ ही साथ इन्होंने भारत को कई चीज़ें सिखाई भी थी, क्योंकि भारत को उस समय पर सरकार चलाना नहीं आता था, काफ़ी सारी चीज़ें प्रशासन चलाना नहीं आता था, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प भी की थी, मदद की थी हमारी। तो ये उनकी कहानी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।